द डीप डाइव की इस नई गहन चर्चा में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, सभी का स्वागत है। ये कोई आम बातचीत नहीं है, बल्कि ये इस शो का एक ऐसा खास अनुभव है जहां सूचनाओं, रिसर्च और ढेरों आर्टिकल्स के बड़े अंबार से हम सबसे काम की बातें निकालते हैं। बिल्कुल, सबसे अनमोल ज्ञान निकाल कर लाते हैं। सही कहा। बिग डेटा की इस आधुनिक दुनिया में जहां हर तरफ अथाह जानकारी और डेटा बिखरा पड़ा है, उसे कुशलता से संभालना और प्रोसेस करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। बहुत गंभीर चुनौती है ये। तो आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य इसी जटिल विषय को बहुत ही आसान, दिलचस्प और बिना किसी भारी भरकम तकनीकी बोझ के समझाना है, ताकि जो लोग डेटा साइंस के क्षेत्र में बिल्कुल नए हैं, हाँ, या केवल अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं, बिल्कुल, उनके लिए ये चर्चा कई सारे आहा मोमेंट्स लेकर आए। ये सचमुच एक बहुत ही प्रासंगिक और समय की मांग वाला विषय है। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो पूरी तरह से डेटा से संचालित है। एकदम सही। अदा कर रहा है। पेटाबाइट्स, मतलब ये सोचना भी हैरान कर देता है कि कितना डेटा रोज बन रहा है। हाँ, लेकिन इस विशाल जानकारी को सिर्फ इकट्ठा करके हार्ड ड्राइव्स में भर लेना ही काफी नहीं है। असली चुनौती उस डेटा में से काम का अर्थ निकालना है। बिल्कुल। और आज हम जिस तकनीक की बात करने वाले हैं वो इस बिग डेटा इकोसिस्टम के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है। ठीक है, चलिए इसे खोलकर समझते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अपाचे हडूप की। अपाचे हडूप बिग डेटा का पर्याय। हाँ, जब भी बिग डेटा का जिक्र होता है तो हडूप का नाम सबसे पहले आता है। ये एक ऐसा ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिसने विशाल डेटा सेट्स के प्रबंधन की पूरी दिशा ही बदल दी है। और ओपन सोर्स होने का मतलब ये है कि ये किसी एक कॉर्पोरेट कंपनी की जागीर नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि इसे दुनिया भर के बेहतरीन डेवलपर्स के एक समुदाय द्वारा मिलकर बनाया और सुधारा जाता है। लेकिन मैं सोच रहा था, इतनी बड़ी क्रांति की शुरुआत आखिर हुई कैसे? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस तकनीक की शुरुआत किसी बहुत बड़ी लैब में कोई विश्व स्तरीय कमर्शियल प्रोडक्ट बनाने के इरादे से नहीं हुई थी। अच्छा। हाँ, डग कटिंग और माइक कैफेरेला नाम के दो शानदार सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एक ओपन सोर्स वेब क्रॉलर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उस प्रोजेक्ट का नाम नच था ना? एकदम सही, नच। उनका लक्ष्य पूरे इंटरनेट को क्रॉल करना और इंडेक्स करना था। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट बड़ा हो रहा था, उनके सामने एक विशाल दीवार आ खड़ी हुई कि इतने सारे वेब पेजों के डेटा को स्टोर कैसे करें। हाँ, और सिर्फ स्टोर नहीं, उस पर गणना कैसे करें। पारंपरिक डेटाबेस पूरी तरह से हाँफने लगे थे। मतलब जरूरत ही आविष्कार की जननी बनी। हाँ, लेकिन उन्हें समाधान कहाँ से मिला? समाधान मिला गूगल की तरफ से। 2003 और 2004 में गूगल ने दो बहुत ही क्रांतिकारी रिसर्च पेपर्स प्रकाशित किए। एक था गूगल फाइल सिस्टम, हाँ, और दूसरा था मैप रिड्यूस। गूगल भी उसी समस्या से जूझ रहा था कि पूरे विश्व के वेब पेजों को कैसे इंडेक्स किया जाए। डग कटिंग और माइक कैफेरेला ने उन पेपर्स को पढ़ा और उन्हें लगा कि यही वो चाबी है जो उनके प्रोजेक्ट के ताले को खोल सकती है। बिल्कुल। उन्होंने उन पेपर्स में दिए गए विचारों को आधार बनाकर अपना खुद का एक ओपन सोर्स सिस्टम लिखना शुरू किया। और बाद में डग कटिंग ने इस प्रोजेक्ट का नाम अपने बेटे के एक पीले रंग के खिलौने वाले हाथी के नाम पर हडूप रख दिया। ये नामकरण की कहानी सच में बहुत प्यारी है। एक पीले खिलौने वाले हाथी ने पूरी टेक इंडस्ट्री को बदल दिया। हाँ, सच में। यहाँ पर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि जब कोई सुपर कंप्यूटर या बिग डेटा जैसे शब्द सुनता है तो दिमाग में करोड़ों रुपए की लागत वाले विशालकाय, चमकदार और बेहद महंगे कंप्यूटर्स की तस्वीर उभरती है। हाँ, लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा सर्वर रूम होगा। बिल्कुल। लेकिन हडूप की कहानी इसके बिल्कुल विपरीत है। ये पूरी तकनीक कमोडिटी हार्डवेयर के इस्तेमाल पर निर्भर करती है। इसका मतलब है कि इसके लिए महंगे और विशेष रूप से डिजाइन किए गए सिस्टम की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा और बुनियादी फर्क है जिसे समझना जरूरी है। आईटी की दुनिया में सिस्टम को बड़ा करने के दो तरीके होते हैं, स्केल अप और स्केल आउट। सही कहा। पहले के जमाने में स्केल अप होता था। अगर डेटा बढ़ गया तो पुराने सर्वर को हटाओ और करोड़ों रुपए का एक नया, बड़ा और तेज सर्वर खरीद लाओ। लेकिन इसकी एक सीमा होती है। आप कितना बड़ा सर्वर खरीद लेंगे? वही तो। इसलिए हडूप ने स्केल आउट का तरीका अपनाया। इसमें अगर डेटा बढ़ता है तो बस बाजार से कुछ साधारण सस्ते कंप्यूटर खरीदकर उसी नेटवर्क में जोड़ दिए जाते हैं। मतलब एक मशीन से शुरू होकर हजारों मशीनों के क्लस्टर तक बहुत आसानी से बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल।
हर एक मशीन, जिसे नोड कहते हैं, अपने हिस्से का काम करती है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर हजारों साधारण और सस्ते कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये पूरा सिस्टम बिना किसी रुकावट के एक ही मशीन की तरह काम कैसे करता है? इसके पीछे कोई तो जादुई ढांचा होगा। कोई जादू नहीं, बल्कि एक बेहद शानदार इंजीनियरिंग है। इस क्लस्टर को सही से चलाने के लिए हडूप के बुनियादी ढांचे को 4 मुख्य घटकों या कहें स्तंभों में बांटा गया है। और ये चारों मिलके ही हडूप को इतना शक्तिशाली बनाते हैं? हाँ, इसमें सबसे पहला नाम आता है HDFS का, यानी हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ये हडूप का स्टोरेज सिस्टम है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही मजेदार एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, बताइए। एक उदाहरण लेते हैं कि एक बहुत ही भारी और विशालकाय किताब है, इतनी भारी कि कोई एक इंसान उसे अपने हाथों से उठा ही नहीं सकता, पढ़ना तो दूर की बात है। तो अब इस भारी किताब को संभालने का क्या तरीका हो सकता है? उस किताब को कई सारे छोटे अलग अध्यायों या पन्नों के बंडलों में बांट दिया जाता है और कई अलग अलग दोस्तों को पकड़ा दिया जाता है। अच्छा, मतलब हर दोस्त के पास उस किताब का एक छोटा हिस्सा है। बिल्कुल। अब वो पूरी किताब किसी एक पर बोझ नहीं है, बल्कि सबके बीच बटी हुई है। HDFS बिल्कुल ऐसा ही करता है। ये पेटाबाइट्स के डेटा को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांट देता है, जो आमतौर पर 128 मेगाबाइट के होते हैं। हाँ, और फिर उन्हें क्लस्टर की अलग अलग मशीनों पर फैला देता है। एनालॉजी तो बहुत सटीक है। हाँ, लेकिन यहाँ एक तकनीकी पेंच है। वो क्या? अगर डेटा को हजारों मशीनों पर बांट दिया गया तो सिस्टम को ये कैसे याद रहेगा कि कौन सा टुकड़ा किस मशीन पे रखा है? हाँ, ये तो है। इंडेक्स तो चाहिए। इसके लिए HDFS एक मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करता है। एक मुख्य मशीन होती है जिसे नेम नोड कहते हैं। मतलब ये नेम नोड असल में उस किताब का इंडेक्स या विषय सूची है? एकदम सही। ये कोई डेटा स्टोर नहीं करता, बल्कि ये सिर्फ ये याद रखता है कि डेटा का कौन सा ब्लॉक किस डेटा नोड यानी वर्कर मशीन पर रखा है। तो जब भी किसी फाइल को पढ़ना होता है तो सिस्टम पहले नेम नोड से पूछता है। बिल्कुल। और फिर सीधे उन डेटा नोड्स के पास पहुंच जाता है जहां टुकड़े रखे होते हैं। बिल्कुल। एक मिनट, यहां पर एक और व्यवहारिक समस्या नजर आती है। कैसी समस्या? क्योंकि हम सस्ते कमोडिटी हार्डवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन कंप्यूटरों के खराब होने की संभावना तो बहुत ज्यादा होगी। अगर वो मशीन ही जल जाए या उसका हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए जिसके पास किताब का सबसे जरूरी अध्याय है, तो क्या पूरा डेटा करप्ट नहीं हो जाएगा? यहीं पर HDFS की सबसे बड़ी खूबी सामने आती है, जिसे तकनीकी भाषा में फॉल्ट टॉलरेंस और हाई अवेलेबिलिटी कहा जाता है। तो ये खराब हार्डवेयर से कैसे निपटता है? HDFS मानकर चलता है कि हार्डवेयर फेल होना कोई दुर्घटना नहीं बल्कि रोजमर्रा की बात है। इसलिए ये सिर्फ डेटा को ब्लॉक्स में बांटता ही नहीं है, बल्कि डिफॉल्ट रूप से उन ब्लॉक्स की 3 कॉपियां बनाता है, जिसे रेप्लिकेशन कहते हैं। 3 कॉपियां? हाँ, अगर एक ब्लॉक मशीन A पर है तो उसकी एक कॉपी मशीन B और एक और कॉपी मशीन C पर भी सुरक्षित रखी जाती है। अच्छा, तो डेटा खोने का डर ही खत्म। और नेम नोड लगातार सभी मशीनों की धड़कन या हार्ट बीट चेक करता रहता है। अगर कोई मशीन जवाब देना बंद कर दे तो नेम नोड तुरंत समझ जाता है कि मशीन खराब हो गई है और वो बिना किसी मानवीय दखल के दूसरी मशीन से उस डेटा की कॉपी उठा लेता है। क्लस्टर का काम 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। ये तो अद्भुत है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे हर दोस्त ने किताब के अपने हिस्से की फोटोकॉपी करवा कर दूसरे दोस्तों को भी दे रखी हो, ताकि किसी के बीमार पड़ने पर भी पढ़ाई का काम न रुके। बहुत ही बढ़िया उदाहरण। अब जब डेटा इतनी सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से स्टोर हो गया है तो उस पर कोई काम भी तो करना होगा। उसे प्रोसेस कैसे किया जाए? इसके लिए हडूप का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ आता है, जिसे मैप रिड्यूस कहते हैं। मैप रिड्यूस? हाँ, डेटा को स्टोर करना सिर्फ आधी लड़ाई है, उस डेटा का विश्लेषण करना असली काम है। पुराने जमाने की सिस्टम्स में एक बड़ी समस्या थी, सारा डेटा एक सेंट्रल स्टोरेज में रखा होता था। और जब प्रोसेस करना हो तो जब भी कोई गणना करनी होती तो वो सारा भारी भरकम डेटा नेटवर्क के जरिए प्रोसेसिंग सर्वर तक लाया जाता था। इसमें नेटवर्क पूरी तरह चोक हो जाता था और बहुत समय लगता था। तो मैप रिड्यूस ने क्या किया? मैप रिड्यूस ने इस सोच को पूरी तरह पलट दिया। इसने कहा, डेटा को प्रोग्राम के पास मत लाओ, बल्कि प्रोग्राम को डेटा के पास ले जाओ। ये बात थोड़ी तकनीकी लग सकती है, तो चलिए इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट के किचन का उदाहरण लेते हैं, जहां हजारों लोगों के लिए खास डिश बन रही है। ठीक है। अगर एक ही मुख्य शेफ सारी सब्जियां काटेगा तो उसे कई दिन लग जाएंगे। इसलिए काम को बांट दिया जाता है। अलग अलग स्टेशंस पर खड़े कई सारे असिस्टेंट शेफ एक साथ अपनी अपनी जगह पर सब्जियां काटते हैं और मसाले तैयार करते हैं। इसे हम मैप फेज कह सकते हैं,
जहां डेटा को वहीं पर फिल्टर और सॉर्ट किया जाता है जहां वो रखा है। बिल्कुल। और फिर वे सब अपना तैयार किया हुआ हिस्सा मुख्य शेफ को दे देते हैं, जो उन सभी चीजों को मिलाकर एक शानदार डिश का रूप देता है। और इसे रिड्यूस फेज कह सकते हैं, जहां सारी जानकारी को एक जगह लाकर समराइज किया जाता है। हाँ, इस एनालॉजी ने मैप रिड्यूस की जटिलता को काफी आसान कर दिया। मैप फंक्शन विशाल डेटा सेट में से काम की चीजें छांटता है। जैसे अगर हमें 10 साल के करोड़ों मौसम के आंकड़ों में से हर साल का सबसे गर्म दिन निकालना हो, तो हर मशीन अपने पास रखे डेटा में से उस हिस्से का सबसे गर्म दिन निकालेगी। ये मैप हो गया। और रिड्यूस? फिर रिड्यूस फंक्शन उन सभी मशीनों के नतीजों को इकट्ठा करेगा और अंतिम परिणाम देगा कि पूरी सदी का सबसे गर्म दिन कौन सा था। इस पैरेलल प्रोसेसिंग की वजह से हजारों मशीनों पर फैला हुआ डेटा कुछ ही मिनटों में प्रोसेस हो जाता है। मैप रिड्यूस ने काम तो बहुत तेजी से बांट दिया, लेकिन इस पूरी फौज को कंट्रोल कौन करेगा? इतने सारे शेफ्स के बीच तालमेल कैसे बैठेगा? इसके लिए तीसरा स्तंभ आता है, यान, YARN, येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। ये नाम थोड़ा मजेदार और लंबा है, लेकिन इसका काम पूरे इकोसिस्टम के लिए जीवनदायी है। यान? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो यान के आने से ही हडूप सही मायने में एक ऑपरेटिंग सिस्टम बन पाया। ऐसा क्यों? शुरुआती दौर में यानी हडूप 1.0 में मैप रिड्यूस ही डेटा प्रोसेसिंग का काम करता था और वही संसाधनों का बंटवारा भी करता था। ये ऐसा था जैसे रेस्टोरेंट का मुख्य शेफ ही बिलिंग भी कर रहा हो और किचन भी संभाल रहा हो। इससे तो सिस्टम पर बहुत बोझ पड़ता होगा। बहुत ज्यादा। फिर हडूप 2.0 में यान को लाया गया। यान एक बेहद कुशल फैक्ट्री मैनेजर की तरह है। तो ये मैनेजर असल में करता क्या है? यान पूरे क्लस्टर के संसाधनों पर नजर रखता है। उसे पता होता है कि किस मशीन के पास कितनी CPU पावर खाली है और कितनी मेमोरी उपलब्ध है। अच्छा। जब कोई काम आता है तो यान तय करता है कि इस काम के लिए कितने रिसोर्सेज की जरूरत होगी और कौन सी मशीनें इसे सबसे अच्छे से कर पाएंगे। ये तो बहुत जरूरी काम है। सबसे बड़ी बात यह है कि यान ने हडूप को सिर्फ मैप रिड्यूस की कैद से आजाद कर दिया। मतलब अब दूसरे इंजन भी चल सकते हैं? बिल्कुल। अब एक ही HDFS डेटा पर सिर्फ मैप रिड्यूस नहीं, बल्कि रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग, ग्राफ प्रोसेसिंग या मशीन लर्निंग के दूसरे इंजन्स जैसे अपाचे स्पार्क भी एक साथ चलाए जा सकते हैं। यान इन सब के बीच संसाधनों का बिना किसी झगड़े के बंटवारा करता है। यानी यान वो ट्रैफिक पुलिस है जो ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी डेटा का ट्रक आपस में न टकराए और सबको रास्ता मिले। एकदम सही। बहुत ही शानदार। और इस बुनियादी ढांचे का चौथा और आखिरी मुख्य स्तंभ है हडूप कॉमन। इसे हम इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। बिल्कुल। हडूप कॉमन दरअसल उन सभी जरूरी जावा लाइब्रेरीज और यूटिलिटीज का एक समूह है जिनकी जरूरत हडूप के बाकी तीनों मॉड्यूल्स को होती है। मतलब अगर HDFS को यान से बात करनी है, हाँ, या मैप रिड्यूस को ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी हार्डवेयर कंपोनेंट तक पहुंचना है, तो ये सारा संचार हडूप कॉमन के जरिए ही संभव हो पाता है। ये वो गोंद है जो हडूप के पूरे परिवार को एक साथ चिपका के रखता है। बिल्कुल सही कहा। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? इन चारों घटकों को समझने के बाद ये तो साफ हो गया कि सिस्टम काम कैसे करता है। लेकिन जो लोग या व्यवसाय बिग डेटा की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए हडूप को अपनाने के असल जिंदगी में क्या फायदे हैं? इसके मुख्य रूप से 4 बहुत बड़े व्यापारिक और तकनीकी फायदे हैं। पहला फायदा तो हमने पहले ही देख लिया, स्केलेबिलिटी। हाँ, जो स्केल आउट वाली बात थी। पुराने सिस्टम्स में डेटा बढ़ने पर क्षमता बढ़ाना एक दुस्वप्न होता था, लेकिन हडूप के साथ अगर किसी ई-कॉमर्स कंपनी का डेटा अचानक से त्योहारों के सीजन में दुगना हो जाए, तो उन्हें बस सर्वर रैक में कुछ नए सस्ते कंप्यूटर जोड़ने होते हैं। सिस्टम को रीस्टार्ट करने या पुराने हार्डवेयर को फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम नहीं। सिस्टम अपने आप नए कंप्यूटरों को पहचान लेगा और काम बांट देगा। और इसी स्केलेबिलिटी से सीधा जुड़ा हुआ दूसरा बड़ा फायदा, लागत में भारी कमी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। क्योंकि हडूप पूरी तरह से ओपन सोर्स है। इसका कोई महंगा एंटरप्राइज लाइसेंस नहीं खरीदना पड़ता और जिस हार्डवेयर पर यह चलता है वो बाजार में मिलने वाले आम कंप्यूटर होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो रोजाना टेराबाइट्स डेटा पैदा कर रही हैं, वे महंगे सर्वर खरीदने के बजाय साधारण हार्डवेयर का इस्तेमाल करके अपने IT बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बचा लेती हैं। सही बात है। तीसरा फायदा है विश्वसनीयता, यानी फॉल्ट टॉलरेंस। यह आधुनिक व्यापार के लिए प्राणवायु की तरह है। कैसे? कल्पना करें कि किसी बड़े बैंक का डेटाबेस सर्वर खराब हो जाए, पूरी व्यवस्था ठप पड़ जाएगी।
लेकिन हडूप की रेप्लिकेशन तकनीक इस डर को खत्म कर देती है। हाँ, वो 3 कॉपीज वाली बात। बिल्कुल। सिस्टम खुद मानकर चलता है कि नोड्स क्रैश होंगे, नेटवर्क के तार टूटेंगे, लेकिन डेटा की कई कॉपियां होने के कारण यूजर को या बैंक के ग्राहक को कभी पता ही नहीं चलेगा कि बैकएंड में कोई हार्डवेयर खराब हुआ है। सब कुछ बिना रुके चलता रहेगा। चैन की नींद तो हर व्यवसाय चाहता है। हाँ, और चौथा बड़ा फायदा है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। पारंपरिक रिलेशनल डेटाबेस बहुत जिद्दी होते हैं। वे केवल वही डेटा स्वीकार करते हैं जो साफ सुथरे रो और कॉलम में हो, जैसे एक्सेल शीट। लेकिन आज की दुनिया का डेटा ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज का डेटा सोशल मीडिया के ट्वीट्स, यूट्यूब की वीडियो फाइल्स, वेबसाइट्स के क्लिक स्ट्रीम लॉग्स और आईओटी सेंसर से आने वाले अव्यवस्थित सिग्नल्स के रूप में आता है। तो हडूप इस अनस्ट्रक्चर्ड में सेगी स्ट्रक्चर्ड डेटा को बड़ी खुशी से अपना लेता है। डेटा कैसा भी हो, उसे बस HDFS में डंप कर दिया जाता है और बाद में तय किया जाता है कि उसे कैसे प्रोसेस करना है। इन सब फायदों को सुनने के बाद बहुत से नए डेवलपर्स और डेटा साइंस के छात्र ये सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी और जटिल तकनीक को सीखना कैसे शुरू किया जाए। खुशकिस्मती से आज हडूप को आजमाना बहुत आसान हो गया है। इसके लिए एक स्पष्ट रोड मैप है। हाँ, जो लोग इस क्षेत्र में अपने कदम रखना चाहते हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है कि शुरुआत कहाँ से करें। पहला कदम तो वही है जो हम अभी कर रहे हैं, बुनियादी बातों और कोर घटकों को समझना। लेकिन सिर्फ थ्योरी से कोई इंजीनियर नहीं बनता। एकदम सही। अगला कदम है हडूप एनवायरनमेंट सेटअप करना। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी को भी हजारों डॉलर खर्च करके अपने घर में सर्वर रैक लगाने की जरूरत नहीं है। तो फिर प्रैक्टिस कैसे करें? इसके जरिए कुछ ही मिनटों में एक पूरा हडूप क्लस्टर किराए पर ले सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और फिर उसे बंद कर सकता है, जिसका बिल सिर्फ कुछ रुपयों में आता है। हाँ, या फिर इसे सीखने के लिए अपनी खुद की लोकल मशीन यानी लैपटॉप पर सिंगल नोड क्लस्टर के रूप में भी इंस्टॉल किया जा सकता है। राइट। लेकिन यहाँ एक सवाल और आता है। हमने बात की थी कि मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग पे चलता है, जो ज्यादातर जावा में लिखी जाती है। हाँ, तो क्या बिग डेटा एनालिस्ट बनने के लिए हर किसी को हार्डकोर जावा कोडर होना जरूरी है? अगर कोई ऐसा डेटा एनालिस्ट है जिसे सिर्फ SQL आती है, तो क्या वो हडूप का इस्तेमाल नहीं कर सकता? ये बहुत ही शानदार सवाल है और यही वो जगह है जहां हडूप का विशाल इकोसिस्टम तस्वीर में आता है। बिकॉज हाँ, जब फेसबुक ने हडूप को अपनाना शुरू किया तो उनके पास ऐसे कई एनालिस्ट थे जो SQL के उस्ताद थे लेकिन जावा नहीं जानते थे। इसलिए उन्होंने अपाचे हाइव का आविष्कार किया। अपाचे हाइव ये क्या करता है? हाइव हडूप के ऊपर एक परत या लेयर बना देता है। कोई भी व्यक्ति साधारण SQL जैसी क्वेरी लिखता है और हाइव खुद ब खुद उस क्वेरी को मैप रिड्यूस के जावा कोड में बदलकर डेटा प्रोसेस कर देता है। ये तो बहुत ही स्मार्ट समाधान है। मतलब बिना जावा सीखे भी हडूप की पूरी ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल। इसी तरह याहू ने अपाचे पिग नाम का टूल बनाया। पिग? हाँ, अपाचे पिग। ये एक स्क्रिप्टिंग भाषा है जिसे पिग लैटिन कहते हैं, जो बहुत ही जटिल डेटा ट्रांसफॉर्मेशन या कहें ETL प्रक्रियाओं को कुछ ही लाइनों के कोड में पूरा कर देती है, जिसके लिए मैप रिड्यूस में हजारों लाइनों का कोड लिखना पड़ता। एकदम सही। इसलिए जो शुरुआत कर रहे हैं उन्हें कोर हडूप समझने के बाद इन इकोसिस्टम टूल्स जैसे हाइव और पिग को जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। ये उनके काम करने की गति को 100 गुना बढ़ा देगा। तो अगर आज की इस पूरी गहन चर्चा के पन्नों को एक साथ समेटा जाए तो ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि अपाचे हडूप बिग डेटा की दुनिया का सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि पूरी एक नींव है। एक बहुत ही मजबूत नींव। ये डेटा को स्टोर करने का एक सस्ता, स्केलेबल और सुरक्षित तरीका देता है। जो भी लोग डेटा इंजीनियरिंग या डेटा साइंस में अपना शानदार करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए हडूप के काम करने के तरीके को समझना एक ऐसा कौशल है जो उन्हें इंडस्ट्री में बहुत आगे ले जा सकता है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आज के समय में हमारे चारों तरफ विशाल डेटा का जो एक अंतहीन शोर मचा हुआ है, हडूप उस शोर के बीच से सबसे काम की, सबसे सटीक जानकारी निकालकर सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे समझा जाए और सही तरीके से लागू किया जाए। बिल्कुल। लेकिन इन सब शानदार तकनीकी बातों के बीच ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? आज की चर्चा से ये तो समझ आ गया कि हडूप कैसे काम करता है और इसके क्या फायदे हैं, लेकिन जरा एक कदम आगे बढ़कर सोचिए। अगर हडूप जैसी तकनीक किसी भी तरह के कितने भी विशाल और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को सस्ते कंप्यूटरों पर स्टोर करना और एनालाइज करना इतना आसान बना देती है,
तो क्या होगा जब दुनिया इतना ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पैदा करने लगेगी जिसे पूरी तरह से एनालाइज करने का समय ही किसी इंसान के पास ना हो? ये तो सोचने वाली बात है। क्या महज सारा डेटा इकट्ठा कर लेने का मतलब ये है कि हमारे पास भविष्य के सभी सही जवाब मौजूद हैं? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो गहरे चिंतन की मांग करता है। तकनीक ने डेटा को संभालना तो बेहद आसान कर दिया है, लेकिन उस असीमित जानकारी के ढेर में से अर्थ निकालने के लिए जो मानवीय समझ या ह्यूमन इंसाइट चाहिए, क्या वो इस तेजी से बढ़ पाएगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। सुनने वालों के लिए सोचने का ये एक बेहतरीन विषय है, एक ऐसा सवाल जो हर किसी के मन में आना चाहिए। क्या हम सिर्फ डेटा के जमाखोर बन रहे हैं या वाकई उसका सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं? इसी रोमांचक और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। बिग डेटा की इस अद्भुत दुनिया में अपनी खोज जारी रखिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।